गुड मॉर्निंग टू ऑल। 7 दिवसीय विद्यार्थी विकास कार्यशाला में मैं डॉक्टर सुजाता साखरे आप सभी का स्वागत करती हूँ। राष्ट्रीय पोषण माह के उपलक्ष्य में आभासी तौर पर आयोजित इस कार्यशाला में सीपी एंड बेरार कॉलेज के प्राचार्य सम्माननीय डॉक्टर मिलिंद बारहते सर, दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य सम्माननीय डॉक्टर श्रद्धा अनिल कुमार मैडम, नबीरा महाविद्यालय काटोल के प्राचार्य सम्माननीय सुनील कुमार सर, आप सभी का इस कार्यशाला में स्वागत करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर। प्राध्यापक प्रेरणा रत्नपारखी, विभाग प्रमुख सीपी एंड बेरार, नबीरा महाविद्यालय काटोल की विभाग प्रमुख दमयंती घागरगुंडे मैडम, इनके सहकार्य से ही इस कार्यशाला को हम मिलकर कर सके, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। आज के सत्र में प्रमुख वक्ता के रूप में हमें मार्गदर्शन करने मिसेस मेघना पंडित मैडम उपस्थित है। मैडम का स्वागत है। मैडम आपको आज फूड सेफ्टी और फूड स्पॉइलेज इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगे। तत्पूर्व आज के सत्र की चेयरपर्सन, हमारी मार्गदर्शक और जो लगातार हमें हर कार्य के लिए प्रोत्साहित करती है, ऐसी हमारी सम्माननीय प्राचार्य डॉक्टर श्रद्धा अनिल कुमार मैडम से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे हमें राष्ट्रीय पोषण माह संबंधी छात्राओं को मार्गदर्शन करें। प्रिंसिपल मैडम। थैंक यू मैडम। हाँ, थैंक यू सो मच साखरे मैडम। दलाई लामा ने कहा था, अच्छा स्वास्थ्य, आंतरिक शक्ति, शांत मन और आत्मविश्वास लाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम पोषित आहार से ही प्राप्त कर सकते हैं। सुप्रभात। सीपी एंड बेरार कॉलेज नागपुर, दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय नागपुर तथा नबीरा महाविद्यालय काटोल के संयुक्त तत्वाधान में तीनों महाविद्यालय के गृह अर्थशास्त्र विभाग द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत 7 दिवसीय स्टूडेंट डेवलपमेंट वर्कशॉप, जिसका विषय है न्यूट्रिशन, फूड सेफ्टी एंड वेलनेस तथा इस क्षेत्र में रोजगार के अंतर्गत मुख्य वक्ता आदरणीय मिसेस मेघना पंडित, फाउंडर एंड कंसल्टेंट न्यूट्रीगुड, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल डॉक्टर बाराते सर एंड डॉक्टर सुनील कुमार नवीन सर, तीनों महाविद्यालय के गृह अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख प्रेरणा रत्नपारखी मैडम, डॉक्टर सुजाता साखरे मैडम, डॉक्टर दमयंती घागरगुंडे मैडम तथा तीनों महाविद्यालय के स्टाफ और स्टूडेंट्स सभी का मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। पोषण व्यक्ति के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, वैसे ही हमारे दैनिक आहार में लवण, विटामिन्स, प्रोटीन्स जैसे तत्वों का होना बहुत ही जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2020 में 189.2 मिलियन ये भारत की 14% मतलब 14% आबादी कुपोषित है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चे 34.7% बौने या अपनी उम्र से बहुत छोटे हैं और 20% बच्चे वेस्टिंग से पीड़ित है, यानी कि उनका वजन उनकी ऊंचाई से बहुत ही कम है। यूनिसेफ इंडिया के चीफ ऑफ न्यूट्रिशन अर्जन डी वोंग ने एनडीटीवी को बताया था, अगर हम 3 साल पहले के व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है लगभग 50% बच्चे किसी न किसी रूप में कुपोषित है, जिसका अर्थ है वे और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली अच्छी विकसित नहीं है। उनकी पृष्ठभूमि और कोविड-19 के प्रभाव से हम चिंतित है कि कुपोषण संकट के संबंध में संख्या में वृद्धि होगी
और आगे इस बात की चिंता बताई है कैसे कोविड-19 ने न केवल आगे के रास्ते को प्रभावित किया है, बल्कि पिछले 3 वर्षों में कुपोषित बच्चों को पहचान कर पौष्टिक भोजन वितरण करना। इसी संदर्भ में हम ये 3 महाविद्यालय के गृह अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत बहुत ही सुंदर सराहनीय प्रयास किया गया है और आज के मुख्य वक्ता आपको विस्तार से संतुलित आहार तथा इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पर आपको मार्गदर्शन करेंगे। मैं 2 पंक्तियों के साथ अपना ये शब्दों को यहाँ मैं विराम देना चाहूंगी। संतुलित आहार कीजिए, जीवन को खुशी दीजिए। संतुलित आहार कीजिए, जीवन को खुशी दीजिए। संतुलित आहार कीजिए, बीमारी को दूर भगाइए। संतुलित आहार कीजिए, संतुलित आहार करने से डॉक्टर की जरूरत नहीं है। जीवन में खुशी लाने के लिए किसी दवाई की जरूरत नहीं है। संतुलित आहार से ही जीवन को खुशी दीजिए, दिमाग को तरोताजा कीजिए, परिवार तथा समाज को हमेशा तुम खुशियां दीजिए। स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। कोरोना स्टिल है, अभी हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम आजू बाजू के लोगों को भी इसके बारे में बताएं कि कोरोना अभी है, उसका रूप बदलता जा रहा है, तो हम उसका जरूर ध्यान रखें। और सभी लोगों को पुनः एक बार मैं बधाई देते हुए यहाँ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपने उपयुक्त जानकारी हमारी छात्राओं को दी। थैंक यू वेरी मच मैडम। अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। भोजन सभी को मिलना चाहिए, बल्कि उत्तम दर्जे का भोजन मिलना और 12 महीने मिलना हर एक का अधिकार है। पर ये जो भोजन मिल रहा है वो अच्छा है क्या? कहीं वो किसी कारणवश खराब तो नहीं हो रहा है? यदि हुआ है तो वो कैसे हुआ? इसके अलावा भोजन को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? पुराने जमाने में खाद्य पदार्थ सालों साल तक सुरक्षित रखते थे और जब आवश्यकता पड़ती थी तब उसको उपयोग के अनुसार उसका उपयोग किया जाता था। आज के इस सत्र में पंडित मैडम इसी विषय पर आपको मार्गदर्शन करने वाली है कि भोजन कैसे सुरक्षित रखें, उसे खराब होने से कैसे बचाएंगे। इन सभी विषयों पर आज चर्चा करने वाले हैं। तत्पूर्व मैं मेघना मैडम का संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगी। मैडम एमएससी डायटेटिक्स तथा माइक्रोबायोलॉजी में है। कई सर्टिफिकेट कोर्स उन्होंने किए, जैसे न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर, एनजीओ मैनेजमेंट। न्यूट्रीगुड इस संस्था की मैडम संस्थापक व सलाहकार है। वर्तमान में धर्मपेट एमपी देव मेमोरियल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत है। इग्नू में एकेडमिक काउंसलर के रूप में कार्य करती है। न्यूट्रिशन के विषय में कई लेख उनके वर्तमान पत्र में आते रहते हैं। पोषण जागरूकता संबंधी अनेक कॉलेज व स्कूलों में उनके व्याख्यान हुए हैं, कार्यशाला हुई है। न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया नागपुर चैप्टर की मैडम सचिव है। मैं अधिक समय ना लेते हुए पंडित मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वो छात्राओं को मार्गदर्शन करें। पंडित मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मुझे आज इनवाइट करने के लिए। और कल के हमारा जो लेक्चर हुआ उसके बाद के रिस्पॉन्सेस के बाद मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम आज फिर से बच्चों के साथ कुछ ऐसी जानकारी शेयर करेंगे जो शायद उनके डे टू डे लाइफ में भी काम आएगी और उनके आगे करियर में भी काम आएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करती हूँ। मैम प्लीज मुझे बताएंगे मेरा प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है?
जी मैडम, दिख रहा है। सो आज हमारा डे 2 है एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो फूड सेफ्टी है। सो फूड सेफ्टी बेसिकली, फूड सेफ्टी के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा कुछ माइक्रोब्स के बारे में जान लेते हैं। माइक्रोब्स का मतलब होता है ऐसे सूक्ष्म जीवाणु, ऐसे छोटे कुछ लिविंग बीइंग्स होते हैं जो कि हमको अपनी प्लेन आईज से नहीं दिखते, अपनी आंखों से हमको नहीं दिखते। इनको देखने के लिए हमको एक माइक्रोस्कोप नाम के यंत्र का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी के नीचे हम जब माइक्रोब्स को देखते हैं तो हमको उनके अलग अलग प्रकार दिखते हैं, हमको उनके अलग अलग शेप्स दिखते हैं और अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स हमको पता चलते हैं। सो जैसे हमको हमारी दुनिया दिखती है कि हम हमारी दुनिया में बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनीज में रहते हैं या छोटे छोटे गांवों में रहते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स जिनको हम कहते हैं कि जो ह्यूमंस है वो अपने एक समाज में रहते हैं। उसी तरह से ये जो माइक्रोब्स हैं इनके भी अपने खुद के एक कॉलोनीज रहती हैं, इनका अपनी एक दुनिया है जो उनके तौर तरीके के हिसाब से चलती है। और जिस तरीके से किसी भी लिविंग बीइंग का जीने के लिए और उनकी रिप्रोडक्शन के लिए, उनके नंबर्स बढ़ाने के लिए जरूरतें होती है, उसी तरीके से ये माइक्रोब्स की भी काफी सारी अलग अलग जरूरतें होती है। सो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये किस किस तरह के होते हैं, हमने बहुत सारे, इस समय तो बहुत जो फोकस में है, इस समय का जो सबसे बड़ा विलन है वो कोविड-19 है, जो हम सब जानते हैं कि एक वायरस द्वारा ये जो बीमारी है ये पैदा की गई है। सो वायरस एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा बैक्टीरिया होते हैं और फंगस होते हैं। ये 3 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फंगस में भी सिंगल सेल वाले जो होते हैं, जिसमें एक ही सेल होता है, वो ईस्ट होते हैं, और जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं वो मोल्ड्स होते हैं। सो ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपने अपने तरीके से अपनी अपनी उनकी जो लाइफ साइकिल है वो जीते हैं। उनकी जो खाने पीने की रिक्वायरमेंट्स है, उनकी जो जीने की रिक्वायरमेंट्स है, उनको वो अपने आसपास के आसपास के वातावरण से वो उन चीजों को लेते हैं और अपनी लाइफ साइकिल आगे बढ़ाते हैं। ये तीनों तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बहुत ही अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। यानी भले ही हम इनको एक कैटेगरी में रख देते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये 3 एकदम ही सेपरेट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और एक की जो लाइफ साइकिल है या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, या अगर हम उनको मारना चाहते हैं तो हमको क्या लग रहा है वो दूसरे पे काम नहीं करता। इसीलिए जब भी आप कभी सुनेंगे कि अगर कभी बीमारी होती है या कुछ तकलीफ होती है तो डॉक्टर्स पहले ये जांच करते हैं कि बैक्टीरियल बीमारी है, वायरल बीमारी है या फंगल बीमारी है, और फिर उसी हिसाब से उसके हिसाब से जो दवाइयां हैं वो दी जाती है। तो ये मुख्यतः 3 तरह के ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत अलग अलग तरीके से अपना जीवन व्यापन करते हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सभी के सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत खराब होते हैं। जैसे अगर आप कभी जंगल में जाएंगे, हम तो खैर नागपुर में है, टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया है ये, हमारे आसपास इतने सारे जंगल हैं, आप लोग कभी ना कभी सभी लोग आसपास के किसी न किसी जंगल में गए होंगे घूमने के लिए, पेंच में, ताड़ोबा में। सो अगर आपके सामने कभी कोई हिरन आ जाए तो आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपके सामने शेर आ जाए तो आपको डर लगेगा। सो जंगल के अंदर जिस तरह से जानवर अलग अलग तरह के होते हैं, उसी तरह से हमारे जो आसपास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी बहुत अलग अलग तरह से, जैसा मैंने कहा, कि काम करते हैं। उसमें कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। अब देखिए, शेर अगर शिकार कर रहा है तो अगर आप पे वो आपके ऊपर वो हमला करता है तो वो आपके लिए बुरा हो जाता है, लेकिन वो तो अपना काम कर रहा है, वो तो उसकी लाइफ के हिसाब से, उसकी जो प्रकृति है वो उस हिसाब से काम कर रहा है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी हमने हमारी सहूलियत के हिसाब से गुड एंड बैड माइक्रोब्स कहा है। गुड वो है जो हमारे काम आते हैं, बैड वो हैं जो हमें तकलीफ देते हैं। सो कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे काम आते होंगे? बहुत प्लेन, बहुत सिंपली
हम जो रोजमर्रा में यूज करते हैं, ब्रेड हो गया, जिसमें ब्रेड बनाने में ईस्ट यूज होता है, जो ईस्ट मैंने आपको बताया कि वो एक टाइप का फंगस है। सो वो उसको हम एज अ गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। देन दही में, दही जमाने के लिए जो हम जाम डालते हैं, जामन डालते हैं, थोड़ा सा जो दही हम उसमें डालते हैं दूध में, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि जब दही पे एक्ट करते हैं तो वो उसका दही बन जाता है। सो वो भी हम कह सकते हैं कि हमारे लिए अच्छे होते हैं। या जैसे हम कोई भी चीज फर्मेंट करते हैं, जब हम इडली बनाते हैं या ढोकला बनाते हैं, तो जो जो हम उसमें थोड़ा सा उसको धूप में रखते हैं, तो उसमें जो हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा फर्मेंटेशन होता है, तो वो भी जो एक्टिविटी है वो पूरी गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा की जाती है। इसके अलावा काफी सारे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके द्वारा हमें काफी सारी दवाइयाँ वो पैदा करते हैं हमारे लिए। सो हम उसमें भी वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम गुड कह सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एग्रीकल्चर में यूज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो वो भी हम, उनको भी हम गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। और दूसरी तरफ है बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो आपको या आपके काम में आने वाली चीजों को तकलीफ देते हैं, उनको हम बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। सो अगर कोई बीमारी पैदा करते हैं, अगर ह्यूमंस में या खेती के टाइम पे जो बीमारियां पेड़ों में लग जाती हैं, प्लांट्स में लग जाती हैं, तो उसमें, या फिर जो हमारे एनिमल्स को बीमारियां हो जाती हैं, तो उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको हम बैड की कैटेगरी में रखेंगे। और प्लस जो भी हमारे खाने को खराब करती हैं, उनको भी हम बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में रखेंगे। सो अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मूव कैसे करते हैं? आप कहेंगे कि मेरे तो पैर हैं तो मैं यहाँ से वहां उठ के जा सकती हूँ, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के तो कोई हाथ पैर नहीं होते, तो ये मूव कैसे करते हैं? इनके मूवमेंट में सबसे ज्यादा जिम्मेदार हम ही होते हैं। स्पेशली जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके मूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हम ही होते हैं। जब भी हम कोई, इसमें हम द 5 Fs कहते हैं, क्योंकि मुख्यतः 5 तरीके से हमने देखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और बीमारी फैलाते हैं। सो सबसे पहले फूड एंड ड्रिंक, जो भी खराब, अगर कोई कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक है या एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, उसको आप अगर उसके द्वारा जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फैलते हैं, तो हम कहते हैं कि वो फूड के द्वारा फैले। फिंगर्स, अगर आपने कोई चीज, गंदी चीज छुई है और फिर आप कोई और जगह जाके हाथ लगाते हैं, जो कि इस समय कोविड-19 के टाइम पे बहुत ज्यादा इसको महत्व दिया जा रहा है, हैंड वॉशिंग को और अपने हाथ साफ रखने को, क्योंकि हमारे जो हाथ है, हमारी जो उंगलियां हैं, वही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फैलाने के लिए। हम कहीं भी हाथ लगा देते हैं और फिर हम कहीं भी दूसरी जगह भी हाथ लगा लेते हैं, या हम अपने आप को हाथ लगा लेते हैं गंदे हाथों से, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर है वो हमारे ऊपर आ जाते हैं। आपने अगर लिफ्ट के दरवाजे को हाथ लगाया है, जहां पे आते जाते हर इंसान के हाथ लगते हैं, या फिर आपने कोई कचरे को हाथ लगाया है, या फिर आपने कोई गंदे खाने को हाथ लगाया है, तो ऐसी सारी चीजों के बाद हैंड वॉशिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। क्योंकि जब हम हैंड वॉश करते हैं, तो जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे हाथ पर चिपक जाते हैं, वो फिर वॉश आउट हो जाते हैं और उससे फिर बीमारी नहीं फैलती। देन देयर इज फीसिस। सो जो कंटेमिनेटेड सुएज वाटर है, या अनवॉश्ड हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, ये इसके द्वारा भी काफी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फैलते हैं और बीमारियां फैलती हैं। देन देयर इज फोमाइट्स। फोमाइट्स उन चीजों को हम कहते हैं जो कि जैसे हम कहेंगे कोई वस्तु है, कोई गंदी चीज है, जैसे गंदे प्लेट हो गए, या डोर नॉब्स हो गए, या फिर कोई गंदे बर्तन हो गए, या टॉवल्स हो गए, या बाथरूम के नल हो गए। ऐसी जितनी भी जगहें हैं जिनके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलते हैं, वो, उनको हम फोमाइट्स कहते हैं। एंड देन देयर आर ऑब्वियसली फ्लाइज एंड पेस्ट, जो कि इंडिया में ट्रॉपिकल कंट्री होने के कारण हमारे देश में बहुत ज्यादा जो कीड़े मकोड़े, मच्छर, चूहे, इन सब से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ से वहां जाते हैं, जब भी ये कीड़े मकोड़े जो हम
मक्खी के बारे में तो हमने बहुत काफी अच्छे अच्छे वीडियोस वगैरह भी आए हुए हैं कि मक्खी गंदी जगह पे बैठती है, उसके पैर पे गंदगी चिपक जाती है, फिर वो आके आपके खाने पे बैठती है, तो इस तरह से वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, खराब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको फैलाने में वो कंट्रीब्यूट करती है। ओके, सो मूविंग ऑन, अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, फूड सेफ्टी। इसकी क्या जरूरत है, व्हाट इज फूड सेफ्टी और इसकी जरूरत क्या है। बेसिकली ये जो पिक्चर आपको दिखाई है, इसमें एक क्यूट सा बच्चा है, एक हंसता हुआ प्यारा सा बच्चा है और एक बड़ा उदास सा एकदम डल सा बच्चा है। सो हंसता हुआ प्यारा सा बच्चा जो है वो हेल्दी बच्चा है, और जो डल सा बच्चा है वो बीमार बच्चा है। आधे से ज्यादा बीमारियां जो हमको फैलती हैं वो फूड के द्वारा फैलती हैं, जो खराब खाने के द्वारा फैलती हैं। तो अगर हमको हम अपने आप को बीमारियों से बचाना है तो हमको फूड सेफ्टी का बहुत 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 ध्यान रखना पड़ेगा। सो मूविंग ऑन, इससे अगर हम ध्यान नहीं रखते तो क्या हो सकता है। फूड बॉर्न डिजीजेस, जितनी जो मैंने कहा कि आधे से ऊपर बीमारियां फूड के द्वारा फैलती हैं, तो इसमें जो लिस्ट है, फूड पॉइजनिंग, डिसेंट्री, टाइफाइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कोलेरा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ऐसे मैं गिनती चली जाऊंगी और ये लिस्ट मेरी खत्म नहीं होगी। ये सिर्फ आपको मैंने एक बड़ी बड़ी 2-4 बीमारियां लिख के बताई हैं, अदरवाइज हर छोटी से बड़ी बीमारी में कहीं ना कहीं हमारे खाने का समावेश, उसको फैलाने में कहीं ना कहीं हमारे खाने का बहुत बड़ा योगदान रहता है। सो खाने से फैलने वाली बीमारियों की गिनती इतनी लंबी है कि हम इनको ट्रीट नहीं कर सकते। इसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम हमारे खाने को सेफ रखें ताकि हम इन बीमारियों से बचे रहें। सो इनके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं फूड बॉर्न डिजीजेस के। ऑब्वियस है कि हम जब खाने के द्वारा फैलने वाली बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये बीमारी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करेगी। तो नौसिया हो सकता है, मतलब जी मचलना, वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टियां होना, डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो सकती है, पेट में जो मरोड़ वाला दर्द होता है वो हो सकता है, फीवर, हेडेक, डिहाइड्रेशन हो सकता है, ब्लड या पस आ सकता है स्टूल्स में। और अगर ध्यान नहीं रखा गया, काफी बार छोटे बच्चों को जब ये बीमारियां हो जाती हैं तो कई बार डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। कॉग्निटिव एबिलिटीज भी उस पे इफेक्ट होती है, क्योंकि बच्चे को जिस समय पे सही पोषण मिलना चाहिए उस समय पे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करता और उसको मेलन्यूट्रिशन होने का बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है। इवन बड़ों में भी ये बीमारी, जब भी हम कोई भी फूड बॉर्न डिजीज से ग्रस्त होते हैं तो इससे वापस ठीक होने में और हमारी बॉडी को वापस नॉर्मल आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आपने खुद ने भी कभी ना कभी जिंदगी में ये महसूस किया होगा, ये एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी एसिडिटी हो गई या कभी उल्टियां हो गई या कभी पेट अपसेट है, तो हमारा न कहीं मन लगता है, ना हम कोई काम कर पाते हैं, ना हमारे में कोई एनर्जी रहती है। और भले ही वो सिम्टम्स हमारे ठीक भी हो जाए, बीमारी ठीक भी हो जाए, तो भी एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती, वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाती है। सो इसके कारण डेफिनेटली हमारा वर्क लॉस होता है, हमारी हेल्थ का बहुत ज्यादा लॉस होता है। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स जिसके बारे में हमने ध्यान रखना चाहिए। अगर हमको ऐसा लगता है कि हमको कोई फूड बॉर्न डिजीज है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाकर हमको दिखाना चाहिए। नेवर एवर टेक फूड बॉर्न डिजीजेस लाइटली। हमको कभी कभी ऐसा होता है, हाँ आज पेट अपसेट है या आज वॉमिटिंग हो रही है, हम छोड़ देते हैं, 2-4 दिन देख लेंगे फिर बाद में हम दिखाएंगे। डू नॉट डू दैट, स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रन एंड इन केस ऑफ एल्डरली पीपल। तो कभी भी इनमें से कोई भी सिम्टम को नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि इससे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत फास्ट सेट इन करते हैं। अगर आप लोगों को प्रोबेबली आप सभी बच्चे होम इकोनॉमिक्स के हैं तो आपको कहीं ना कहीं ORS वगैरह के बारे में भी पढ़ाया होगा कि बच्चे को अगर ऐसे कोई भी स्टमक अपसेट के सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली ORS शुरू करना चाहिए और उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बिकॉज डिहाइड्रेशन सेटिंग होने में टाइम नहीं लगता। और जैसे ही डिहाइड्रेशन सेटिंग होता है बॉडी बहुत जल्दी अपने आप का जो बॉडी का जो हेल्थ स्टेटस है वो एकदम फास्ट डिटीरियोरेट होता है और कई बार सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल भी हो सकती है। सो डू नॉट टेक दीज सिम्टम्स लाइटली।
इन सब में हम ये जानना, हमारे लिए ये जानना जरूरी है, शुरुआत हम करेंगे फूड हजार्ड से, कि हमारे खाने को खतरा किन किन चीजों से है। मैं तो बोलती चली जाऊंगी, आप सबको बोर भी फील होगा अगर मैं बोलती चली जाऊंगी। इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको वीडियो दिखाती हूँ, आपको इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। Hello, I am Chef Rakesh Sethi, Corporate Executive Chef for Radisson Hotel Group, South Asia. And in today's module, we intend to study about food safety, food hazards, and food spoilage. Firstly, we'll understand what food safety is and why is it important. As per the Food Safety and Standards Act 2006, food safety refers to assurance that food is acceptable for human consumption according to its intended use. Food safety helps in prevention of foodborne illnesses that may be caused due to improper handling, preparing, or storage of food. To understand food safety in depth, we need to understand what are food hazards. Biological, chemical, or physical agents in food with the potential to cause adverse health effects are called food hazards. Hazards may be introduced into the food supply anytime during harvesting, formulation and processing, packaging and labeling, transportation, storage, preparation, and serving. There are three types of hazards: physical hazards, chemical hazards, and biological hazards. Let's discuss them one by one. Firstly, physical hazards. Hazards caused due to addition of any foreign object that may be added intentionally or unintentionally into the food. For example, broken pieces from crockery, small bones or shell left in the food can lead to choking or internal bleeding. Long and dirty nails, handling food without wearing hairnet and hand gloves during food preparation. Few more examples of the contaminants are any jewelry that the person handling food is wearing, metal pieces from cans and stapler pins, plastic films or foils used for wrapping food items, addition of dust or dirt, pest dropping or fur. Second hazard we are going to study is chemical hazards. Chemical hazards are caused due to any chemicals which may be naturally occurring or process-induced chemical substances that may cause foodborne illness. Factors that may cause chemical hazards include cleansing products and sanitizers, pesticide residues on raw ingredients such as fruits and vegetables, insecticides, rodenticides, colorants, equipment lubricants, chemical food additives and preservatives. Excessive use of chemicals intentionally or unintentionally can cause foodborne illnesses. Thirdly, biological hazards. Biological hazards occur when food gets contaminated by microorganisms found in the air, food, water, soil, animals, and human body. Many organisms are essential for life itself. However, given the right conditions, some microorganisms may cause foodborne illness. Microorganisms associated with this hazard include bacteria, fungi, yeast, or substances that may pose a threat to human health. Biological hazard is a major concern in the food processing, as this kind of hazard may cause maximum illness outbreak. हजार्ड्स पे हम थे। अब जब हमने जान लिया है कि हमारे खाने में किस किस तरह के हजार्ड्स हो सकते हैं, तो आगे हम चलते हैं हमारे इन हजार्ड्स के द्वारा क्या क्या आपको
स्पॉइलेज हो सकता है, किस तरह से हमारा खाना स्पॉइल होता है। यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे पिक्स दिखाए हैं जिसमें आपको बहुत अलग अलग तरह से अलग अलग खानों में किस तरह से हमको स्पॉइलेज देखने में मिलता है, वो आप देख सकते हैं। ब्रेड को जब मोल्ड लग जाती है, जब उस पे फंगस लग जाती है, तो वो किस तरीके से दिखती है। या फिर जब नारियल खराब हो जाता है, या एप्पल खराब हो जाता है, या जब टमाटर या अंडा खराब हो जाता है, तो उसमें किस किस तरह से स्पॉइलेज दिखता है, वो आपको इस स्लाइड में दिखाया है। मैम मैं ये भी वीडियो शुरू करके देखती हूँ। प्रिया, अरे प्रिया। अमर, कल रात को बिरयानी बच गई थी ना? हाँ अच्छा सुनो ना, आज ना मैं लंच नहीं बनाऊंगी, यही खा लेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, चलेगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देख लेना कि बिरयानी कहीं खराब तो नहीं हुई। हाँ। प्रिया, क्या हुआ? अरे ये तुमने इलेक्ट्रिशियन को क्यों नहीं बुलाया? ओह गॉड, आई एम सो सॉरी, भूल गई। मैं ना अभी बुला लेती हूँ। अच्छा रुको, मैं खुद ही छू के चेक कर लेता हूँ कि इसमें करंट है या नहीं। अरे तुम पागल हो क्या? मतलब वायर में करंट आ रहा है या नहीं, ये तुम उसको छूकर चेक करने वाले हो? वही तो, बैठो मैं समझाता हूँ। बिरयानी खराब हो चुकी है या नहीं वो तुम चक्कर चेक करोगी। खाना कभी भी खराब है कि नहीं उसको चक्कर नहीं, देखकर या सूंघकर चेक करना चाहिए। और अगर खाना खराब हो चुका है तो उसको तुरंत हटा देना चाहिए। और पैक्ड खाना खाने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट और FSSAI का लोगो और लाइसेंस नंबर जरूर देख लेना चाहिए, समझी? सॉरी। ओके। अच्छा भाई, आज लंच मैं बनाऊं? नहीं नहीं, मैं बना लूंगी। क्यों? अमर को कुछ हो जाता तो? अरे प्रिया को कुछ हो जाता तो? इसलिए याद रखो, खाना खराब है या नहीं ये खाने को चख कर नहीं, देख कर या सूंघ कर चेक करना चाहिए। बीमारियां हो सकती है। और पैक्ड खाना भी एक्सपायरी डेट और FSSAI का लेबल देखकर ही लेना चाहिए। तो एक चावल के दाने पे कितने होंगे? अगर आप एक चावल का दाना भी, खराब चावल का दाना भी खा लेते हैं, तो आपके पेट में कितने चले गए? और बीमारी पैदा करने के लिए उनमें से एक ही काफी है। वो एक के दो, दो के चार, चार के आठ, आठ के 16 होंगे। और एक समय पे उनकी रिप्रोडक्शन हमारे जैसी नहीं है कि बच्चा पैदा होने के लिए 9 महीने लगते हैं। उनकी रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होती है। वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे 1 घंटे के अंदर लाखों करोड़ों हो सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर। और वो जब लाखों करोड़ों हो जाएंगे तो फिर डेफिनेटली वो अपना काम करेंगे और बीमारी पैदा करेंगे। मैसेज आपको मैं यही देना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखाए हैं कि जब भी खाना खराब होता है उसकी कहीं ना कहीं इंडिकेशन आपको नजर से दिखाई देती है, उसके आपको स्मेल से दिखाई देती है, स्मेल से समझ में आती है, उसके टेक्सचर से समझ में आती है। कई बार खाना जब आप छू के देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि खाना कहीं ना कहीं जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। जैसे टमाटर है या कोई फल है, अगर वो ढीले हो गए तो डेफिनेटली खराब हो गए हैं। और जब भी आपको ये फीलिंग आए कि शायद ये खाना खराब हो सकता है, तो कभी चांस मत लीजिए। कई बार हम सोचते हैं ठीक है ना, थोड़ा सा ये है खराब, अगर मतलब चल जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी ये चांस मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हम इग्नोर कर जाते हैं जो कि हमारे खाना खराब होने की वजह से फिर हमारी तबीयत को बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। सो फूड स्पॉइलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। फूड स्पॉइलेज जो है वो होता है, उसको हम रोक कैसे सकते हैं वो हम आगे देखते हैं। इसमें जैसे मैंने कहा कि इसके साइंस क्या हो सकते हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि बबल्स आ जाते हैं किसी चीज के ऊपर, थोड़े थोड़े छोटे छोटे, ऐसा लगता है जैसे झाग जैसा बन गया है। तो ऐसी कोई भी चीज अगर आपको लगता है कि उसके ऊपर झाग जैसा बन गया है तो उसको तुरंत डिस्पोज ऑफ कीजिए। स्लाइम बन जाता है, चिकनी हो जाती है कोई भी चीज, जैसे हम खाने के लिए रखते हैं। कई बार आलू की सब्जी वगैरह जब खराब होती है तो आपने नोटिस किया होगा कि वो थोड़ी सी चिकनी हो जाती है। तो चिकनाहट जो है वो भी एक
एक्सेस चिकनाहट, तेल की नहीं कह रही हूँ मैं, एक्सेस चिकनाहट जो है वो भी एक साइन है फूड स्पॉइलेज का। जब कोई कलर आपको चेंज दिखता है तो वो डेफिनेट साइन है फूड स्पॉइलेज का। अगर आपको कोई अलग टाइप की ग्रोथ दिख रही है उसके ऊपर, वो तो डेफिनेटली आपको सामने दिख ही रहा है कि वो खराब हो गया है। इसके अलावा ऑफ ओडर यानी स्मेल चेंज हो जाना, कुछ अलग सी स्मेल आना। देखिए कई बार ये होता है कि हमको स्मेल खराब नहीं लगती, स्मेल अलग लगती है लेकिन खराब नहीं लगती। ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर उसकी स्मेल चेंज हो गई है तो खाना खराब हो गया। भले आपको वो खाना वो स्मेल खराब नहीं लग रही है, बट चेंज हो गई यानी उसका जो नॉर्मल स्मेल था वो चेंज होके कुछ और हो गया है। सो डेफिनेटली खाना खराब हो गया है, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। डिस्कलरेशन, जैसा मैंने कहा कि कलर चेंज हो जाना, मुशी टेक्सचर हो जाना, खाना एकदम ढीला पड़ जाना, बल्जिंग या कोरोडेड कैन यानी जो खाना कैन्स में आता है, पैक खाना, पैक की जो हम बातें करते हैं, तो पैक्ड फूड में जो कैन्स में खाना आता है उसमें अगर वो कैन अगर फूल गया है तो डेफिनेटली वो खराब हो गया है, उसको फेंक दीजिए। क्लाउडी अपीयरेंस, अगर कोई खाने में आपको ऐसा जैसे कोई जूस है या कोई लिक्विड दूसरा है उसके अंदर आपको कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है, नॉर्मल जूस अगर ट्रांसपेरेंट होता है और आपको खाना वो जूस में कुछ ऐसा ट्रांसलूसेंट सा दिख रहा है तो डेफिनेटली वो खराब हो गया है। और अगर फ्रूट या सब्जियों में या अगर कहीं पे भी स्किन ब्रेक हो गई है तो उसको डेफिनेटली डिस्कार्ड कर देना चाहिए, क्योंकि जहां पे भी स्किन ब्रेक होती है वहां से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत जल्दी अंदर घुस जाते हैं। और अंदर घुसे हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसा मैंने कहा, आंखों से दिखते नहीं, हमको पता नहीं चलता और वो खाना खराब होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। सो हम हमेशा ये सोचते हैं कि पैसे बचाने हैं, वेस्टेज नहीं करना है, बट ये ध्यान रखिए कि अगर ये खाना खा के आप बीमार पड़े तो डॉक्टर के पास आप कितना खर्चा करोगे। सो उसके मुकाबले तो डेफिनेटली ये खाना जो खराब हो गया है उसको डिस्कार्ड करना थोड़ा सा सस्ता ही है। और अगर हम अपने खाने को प्रॉपर्ली स्टोर करेंगे तो हमारा स्पॉइलेज भी कम होगा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक बात मैं और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अगर हमको कहीं से भी खाना खराब दिखता है तो हम आधा पोर्शन काट के फेंक देते हैं और बाकी का आधा यूज कर लेते हैं। प्लीज ऐसा मत करिए। स्पेशली ब्रेड के केस में, बिस्किट्स के केस में तो ये बहुत देखा गया है। ब्रेड खराब हो गई है, 2 ब्रेड फेंक देंगे, बाकी की यूज कर लेंगे। ये समझिए, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जब ये करोड़ों की तादाद में पैदा हो जाते हैं तब आपको उसका कुछ इंडिकेशन दिखता है। तो जो आपको वो एक पैक्ड ब्रेड के पैकेट के अंदर आपको कैसे ये पता कि ये चीज दूसरी ब्रेड खराब नहीं हुई है, बाकी की ब्रेड आपकी खराब नहीं हुई है, ये आपको कैसे पता। सो इट इज बेस्ट कि आप पूरा का पूरा पैकेट डिस्कार्ड करिए। अगर कोई फ्रूट है, कोई बहुत करते हैं औरतें, तो ये बहुत ज्यादा करती हैं कि आलू थोड़ा सा काला दिखा तो उतना पोर्शन काट दिया और बाकी का यूज कर लिया। आई एम सॉरी, लेकिन उसमें पूरे में खराबी होती है, आपको वो पूरा डिस्कार्ड करना चाहिए। अचार के बरनी में अगर हल्का सा आपको कुछ फंगस दिखता है, आप ऊपर का लेयर निकाल देते हो, नीचे का खा लेते हो। मत करिए वैसा। जहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होगी, ये याद रखिए कि वो पूरे खाने को अटैक करेंगे। वो आपके लिए वो आपके दोस्त नहीं है कि आधा आपके लिए छोड़ेंगे और आधा खुद खाएंगे। सो अगर आपको फूड बॉर्न डिसीज से बचना है तो इनको बहुत ध्यान रखिए, बहुत केयरफुली फूड को स्पॉइलेज के लिए चेक करिए। और जो भी फूड आपको ऐसा लगता है, हल्का सा भी अंदेशा है कि फूड खराब हो गया है, तो उसको इमीडिएटली रिमूव कर दीजिए। और ऐसे रिमूव करिए कि कोई और भी बीमार ना हो। तो उसको आप न्यूज़पेपर में रैप करके फेंक सकते हैं, प्लास्टिक मत यूज करिए, न्यूज़पेपर में रैप करके फेंक सकते हैं, ताकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए हैं वो दूसरी जगह फैले नहीं। ओके, सो मूविंग ऑन, वी विल कम टू फूड स्टोरेज नाउ। सॉरी, एक बात और है, फूड सर्विस। हमने किस चीज में खाना चाहिए और क्या
कौन सा सामान इस्तेमाल करना चाहिए। इसका भी एक बहुत प्यारा वीडियो था। अमर, ये लो आइसक्रीम। प्रिया, ये आइसक्रीम हम ठंडा क्यों खाते हैं? प्रिया, एक गिलास पानी दे रहा प्लीज। हाँ लाई। ये लो पानी। थैंक यू। प्रिया, हाँ हम ये पानी ग्लास में ही क्यों पीते हैं? प्लेट में डालकर क्यों नहीं? क्या? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अमर, तुम्हें सुबह से हो क्या गया है? हाँ, कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। क्योंकि अमर, हर चीज को खाने और पीने का एक सही तरीका होता है, समझे? अच्छा, अगर तुम्हें इतना सब पता ही है तो फिर ये समोसे और पकौड़ी तुम ये न्यूज़पेपर में क्यों खाती हो? देखो प्रिया, मेरी एक बात सुनो, हमें छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तुम कल भी वो गर्म कॉफी गंदे से प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप में पी रही थी। तुम्हें पता है, ये गर्म चाय और कॉफी जैसी चीजें ये प्लास्टिक, थर्मोकॉल या फिर वैक्स किए हुए कप में या फिर प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप में नहीं पीने चाहिए, क्योंकि इनमें चाय कॉफी पीने से इनमें रहे हानिकारक तत्व हमारे शरीर में जाते हैं, जो कि कई बीमारियों के कारण बन सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा फूड ग्रेड प्लास्टिक, ग्लास, सिरामिक कप्स या स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करना चाहिए। चलो अभी आइसक्रीम खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे ऐसे कैसे नहीं खाओगी? खाना तो पड़ेगा। अरे तो तुम्हें क्या समझ में आया? यही कि हमेशा खाने को ढक कर रखना चाहिए। प्लास्टिक और न्यूज़पेपर्स में खाना नहीं खाना चाहिए। और हाँ, चाय कॉफी जैसी गर्म चीजों के लिए वैक्स किए हुए थर्मोकॉल के या प्लास्टिक के डिस्पोजेबल ग्लासेस कभी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसकी जगह स्टील, ग्लास या कुल्हड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। कि जो भी खाना हमारे जो यूटेंसिल्स हैं, हमारे जितने भी बर्तन, जो भी चीज हमारा खाने को जिस भी चीज पे हमारा खाना टच करता है, वो सामान भी हमारा एकदम सेफ होना चाहिए। सो प्लास्टिक इज एब्सोल्युटली अ नो। कितना भी अच्छा प्लास्टिक होगा, जब वो स्पेशली गर्म खाने के कांटेक्ट में आता है, प्लास्टिक में से कुछ ऐसे पदार्थ निकल के खाने में मिल जाते हैं जो कि कैंसर कारक होते हैं। एक बहुत बड़ा कारण है हमारे अभी वर्ल्ड में कैंसर का इतना फैलने का कि हम बहुत ज्यादा प्लास्टिक यूज करते हैं। हम आज भी हमारे नागपुर में प्लास्टिक बैन हो चुका है, फिर भी आप देखेंगे कि जो कई जगहों पे चाय के ठेलों पर प्लास्टिक के कप्स दिए जाते हैं, स्टाइरोफोम के कप्स दिए जाते हैं, थर्मोकॉल के कप्स दिए जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें प्लास्टिक से बनी होती हैं और ये सभी खतरनाक हैं। कोई भी खाने को आप प्लास्टिक के प्लेट में या प्लास्टिक के बोल में, प्लास्टिक के बर्तन में गर्म न करें, चाहे आपको कितना भी उसके ऊपर ये लिखा हुआ मिले कि ये सेफ है। क्योंकि ये भी समझिए कि हम वो बर्तन लाकर कितनी बार यूज कर चुके, कहीं ना कहीं हम जब उसको धोते हैं, हम लोग तो बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर वाला बर्तन धोते हैं। मतलब हमारे तो जो बर्तन धोने के जो स्क्रब्स होते हैं वो भी इतने रफ होते हैं कि हमारे स्टील के बर्तनों में तक ये आ जाती है, खरोंचे आ जाती है। तो प्लास्टिक क्या है, उसके बहुत छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स हमारे खाने में मिल जाते हैं और फिर ये हमारी बॉडी में जाके तकलीफ पैदा करते हैं। सो ट्राई एज मच एज यू कैन कि आप प्लास्टिक न यूज करें। इसके अलावा कांच के जो बर्तन है, हमको ऐसा लगता है कि कांच के बर्तन बहुत सेफ है, लेकिन जो कांच के बर्तनों पे कोई डिजाइन बनी हुई है वो किससे बनी? कुछ ना कुछ तो केमिकल यूज किया होगा ना। हमको लगता है बड़ा अच्छा फ्लावर का प्रिंट है, बड़ा अच्छा गोल्डन रिम लगाया हुआ है उसके ऊपर, या फिर कोई बहुत अच्छा उसके ऊपर पेंटिंग बनाया हुआ है, तो वो बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन वो अगर आपके खाने में मिलता है तो वो बहुत खतरनाक होता है। पुराने अगर कांच के बर्तन हैं जो हमको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे मॉम के टाइम के या हमारी दादी माँ के टाइम के बर्तन हैं, तो वो न यूज करें।
क्योंकि जब भी उसका छोटा सा भी पार्टिकल अगर उसका टूट के आपके खाने में मिलता है तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। उस जमाने के जो कांच के बर्तन बनते थे उसके ऊपर इतने ज्यादा रूल्स नहीं थे, इतने ज्यादा चेक पॉइंट्स नहीं थे। आज जो कांच के बर्तन बनते हैं उसके ऊपर तो भी, जैसा मैंने आपको फूड सेफ्टी एक्ट बताया, उसमें उसका भी उल्लेख है। तो अभी तो भी बहुत ध्यान रख के बनाए जाते हैं बर्तन, पहले नहीं बनाए जाते थे। किस तरह की चीनी मिट्टी यूज की गई है आपको नहीं पता। सो बेस्ट इज स्टील, आप स्टील के बर्तन यूज करें, स्टील में कुक करें, एल्यूमिनियम में कुक न करें। आप जितना हो सके स्टील के बर्तन यूज करें। अगर नहीं आपके पास ऑप्शन है तो आप कांच यूज करते हैं, प्लास्टिक तो कंप्लीटली नो नो है। सो दैट इज ऑल अबाउट फूड सर्विस। तो अब हम आते हैं कि अब ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा तकलीफ हमको दे रहे हैं, तो अब हमने इनका करना क्या। तो हम सब जानते हैं कि हर जीव को जीने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर हम उसकी वो चीज रोक दें, न दें, तो वो जीव की डेथ हो जाएगी। जैसे हमको जीने के लिए सांस लेने की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, अगर हमको ऑक्सीजन नहीं मिला तो हमारी डेथ हो जाएगी। इन द सेम वे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी फूड, वाटर, सही टाइम लगता है उनको ग्रो करने के लिए, उनको सही टेम्परेचर लगता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे कि किस टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं। सो अगर हम वो टेम्परेचर चेंज कर दें, या हम पीएच चेंज कर दें खाने का, या हम उनको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए, ऐसा कुछ कर दें, तो हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में फूड प्रिजर्वेशन के बारे में जब बात करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगी। ये टॉपिक हमारा कल थोड़ा ज्यादा डिस्कस होगा। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट जो फूड स्टोरेज के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो फूड स्टोरेज के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमको ये जानना जरूरी है कि फूड को किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है जब उसको स्टोर करने के लिए रखना है। सो फूड को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, नॉन पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल और पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब होता है खराब होने वाला। सो नॉन पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब नहीं होता। सेमी पेरिशेबल मतलब जो जिसको थोड़े टाइम के लिए आप ध्यान न दे तो चलेगा, लेकिन फिर वो खराब हो जाएगा। और पेरिशेबल यानी उसको बहुत ध्यान देना जरूरी है, अदरवाइज फूड खराब हो जाएगा। सो नॉन पेरिशेबल में आपका जितने आपके अनाज आते हैं, ऑयल्स है, शुगर है, ये सारी चीजें आती हैं। इनको आपने कहाँ रखना है? एक ठंडी और सूखी जगह में रखना है, ताकि ये इस पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम न कर सके। इसको साफ डब्बे में बंद करके ठंडी और सूखी जगह पे रखना है। देन सेमी पेरिशेबल फूड्स आते हैं जिनका आप 1 हफ्ता या 15 दिन तक आप इनको यूं ही रख सकते हैं और ये खराब नहीं होते। तो इसमें आपकी आटे आ गए, आपका सूजी, फिर प्याज, आलू या एप्पल्स हो गए, या दूसरी सब्जियां अगर जो हम फ्रूट्स वगैरह बाहर रख सकते हैं, या आपके नट्स हो गए, ये सारी चीजें आती हैं जो सेमी पेरिशेबल में आती है। तो इनको कहाँ रखना है? इनको ऐसी जगह में रखना है जहाँ पे हवा फैलती रहे, मतलब इसको ओपन एयर में रखना है। कभी भी आप देखेंगे कि अगर आपने आलू, प्याज वगैरह बंद डब्बे में रख दिया है तो बहुत जल्दी उसमें स्प्राउट्स आ जाते हैं। सो वो खराब होने के बहुत उसमें चांसेस होते हैं। सो इनको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे खुली जगह हो। जो सब्जियां हैं उनको खुली जगह पे रखिए, और जो आटे हैं या जो सूजी वगैरह है उसको भी आप बंद डब्बे में एक साफ जगह पे, ड्राई जगह पे रखिए। और अगर हो सके तो फिर आप उनको फ्रिज में भी रख सकते हैं। एंड देन डेफिनेटली पेरिशेबल फूड्स हैं जो कि आपका 1 या 2 दिन के अंदर खराब हो जाते हैं। नॉनवेज फूड्स हो गए, या आपकी सब्जियां हो गई, या दूध हो गया, ये सारा कुछ आपको फ्रिज में ही रखना पड़ता है। सो कहाँ रखना, कैसे रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ये जो पिक आप देख रहे हैं इसमें 50 to 60 डिग्रीज का जो टेम्परेचर रेंज दिया, 5 to 60 डिग्रीज का जो टेम्परेचर रेंज दिया गया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। सो बहुत लॉजिक की बात है ना कि अगर आप उससे कम कर देंगे या उससे बढ़ा देंगे तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करेंगे और आपका खाना सेफ रहेगा। सो आपको खाने को प्रॉपर टेम्परेचर पे ही रखना है। कभी भी अगर आप अपना खाना सेफ रखना चाहते हैं तो उसको
सेफ टेम्परेचर पे स्टोर करिए। सो सेफ टेम्परेचर पे स्टोर करने के कुछ टिप्स हैं ये कि आपको जो भी कुक्ड फूड है, बनाया हुआ खाना, उसको 2 घंटे से ज्यादा रूम टेम्परेचर पर नहीं रखना है। ये गांठ बांधने वाली चीज है हमारे, स्पेशली आजकल जब से औरतें कामकाजी हो गई हैं, वर्किंग वुमेन हो गई हैं, सुबह सुबह खाना बना के हम ढक कर चले जाते हैं, उसके बाद घर वाले दिन भर उस खाने को खाते रहते हैं। कई बार तो हम शाम को आते हैं तब भी हमको टेबल पे वो खाना ढका हुआ मिलता है। सो दैट इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। आपको, अगर आप घर में नहीं हैं तो आपको अपने घर वालों को ट्रेन करना पड़ेगा टू मेक श्योर कि 2 घंटे के अंदर वो खाना ठंडा करके उसको फ्रिज में रख दिया जाए, और फिर जब जब वो खाना लगता है तब तब जितना लगता है उतना निकाल के उसको प्रॉपरली गर्म करके खाया जाए। फ्रिज में रखा हुआ खाना यूं ही नहीं खाना है, निकाल के जितना और ऐसा भी नहीं कि आपने एक कटोरी सब्जी बनाई, एक कटोरा भर के सब्जी बनाई है, वो खाई फिर फ्रिज में रख दी, फिर निकाली, फिर गर्म करी, फिर खाई, फिर बची हुई फिर फ्रिज में रख दी। दैट इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग। आपको सबको पता है कि हम जितनी बार खाने को रिहीट करेंगे उसके न्यूट्रिएंट्स उतने ज्यादा लॉस होते हैं। सो द बेस्ट वे इज कि जितना खाना यूज हुआ है उतना यूज कर लीजिए 2 घंटे में, उसके बाद उसको प्रॉपरली पैक करके क्लोज्ड कंटेनर में उसको फ्रिज में सही जगह पे रखिए, और फिर अगर फिर से वो खाना लगता है तो थोड़ा थोड़ा जितना जितना लगता है उतना निकालिए, गर्म करिए, प्रॉपरली गर्म करिए, कंप्लीटली थॉरोली गर्म करिए, और फिर उसको खाइए। देन जैसा मैंने कहा, रेफ्रिजरेट प्रॉम्प्टली, डू नॉट स्टोर फूड टू लॉन्ग इवन इन द रेफ्रिजरेटर। फ्रिज है, कोई मैजिक मशीन नहीं है। हमारे मतलब हम गृहिणियों की इतनी गंदी आदत हो गई है, फ्रिज मिला है जब से, कि रख दिया तो भाई वो तो मैजिक मशीन है, उसमें तो खाना खराब ही नहीं होता। ऐसा नहीं है। फ्रिज में रखने की भी एक टाइम लिमिट होती है कि आप कितनी दिन तक वो खाना स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में रखे हुए खाने को भी आपको कभी भी चेक किए बिना नहीं खाना है। जैसा अभी मैंने जो वीडियो था उसमें दिखाया कि वो औरत ने फ्रिज में से रखी हुई बिरयानी निकाली और उसको टेस्ट करने की कोशिश की। डू नॉट डू दैट प्लीज। सो मूविंग ऑन, फूड स्टोरेज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगेन एक ऐसी चीज जिसमें हम हमेशा गलती करते हैं, फ्रिज में कौन सी चीज कहाँ रखनी चाहिए। फ्रिज के अलग अलग कंपार्टमेंट्स का अलग अलग टेम्परेचर होता है। सो आपको आपके खाने को भी, जिस तरीके का आपका खाना है, जैसा मैंने कहा पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल, उसको उसी तरीके से आपको स्टोर करना है। आगे पीछे जगह यहाँ बन गई तो वहां ठूस दिया, और यहाँ बची है तो यहाँ रख दिया। डू नॉट डू दैट। उससे आपका खाना सेफ नहीं है। सो कहाँ क्या रखना है। फ्रीजर कंपार्टमेंट जो होता है, किसी फ्रिज में ऊपर होता है, किसी में नीचे होता है, जिसमें आइस हम बनाते हैं, उसको हम फ्रीजर कंपार्टमेंट कहते हैं। उसका टेम्परेचर सबसे कम रहता है, उसको आप और भी कम कर सकते हैं। तो उस जगह पर आपको फ्रोजन फ्रूट्स रखने हैं, फ्रोजन वेजिटेबल्स रखने हैं, मीट्स रखने हैं, प्री कुक्ड फ्रोजन मील्स जो आती हैं वो रखनी है। आप आइसक्रीम्स रख सकते हैं, आइस रख सकते हैं। आइसक्रीम कभी भी फ्रिज में रखकर, बच्चे लाए हैं, फ्रिज में रख दिया, आइसक्रीम ढीला पड़ गया, फिर वापस फ्रीजर में रख दिया, फिर कड़क हो गया, फिर खा लिया, मत करिए ऐसा, प्लीज मत करिए ऐसा। फ्रीजर में ही रखना है आइसक्रीम को। देन आपका जो फर्स्ट शेल्फ है, जो कोल्डेस्ट शेल्फ रहता है, मतलब फ्रिज का जो सबसे ऊपर का शेल्फ है, उसमें आपको दूध से बनी सारी चीजें रखनी है। दूध जो आपका आया है, आपने अगर गर्म किया है तो उसको गर्म करके ठंडा करके फ्रिज में रखिए। पनीर हो गया या आपका बटर चीज, जो भी चीजें हैं, हम बहुत बार बटर चीज को फ्रिज के डोर में रख देते हैं, मत करिए वैसा। उसकी जगह दी होती है फ्रिज मैन्युफैक्चरर्स ने वहां पर, बट मत करिए वैसा। उसको प्रॉपरली जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है उसमें रखिए। और कुक्ड लेफ्ट ओवर्स, जो आपका खाना बचा हुआ, कुक किया हुआ जो खाना बचा हुआ है, उसको आपको फ्रिज के ऊपर वाले कंपार्टमेंट में ही रखना है। देन द सेकेंड शेल्फ, जो मिडिल शेल्फ आता है, उसमें आप नॉन वेजिटेरियन फूड्स रख सकते हैं। बाकी कोई और जो हमने बात की कि आटे वगैरह अगर आपको फ्रिज में रखने हैं तो वो आप उधर रख सकते हैं। और सबसे कम जो ठंडी जगह होती है, नीचे का शेल्फ, वहां पे आप अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखिए। इसके अलावा जो डोर है उसमें आप वाटर बॉटल्स रख सकते हैं, एग्स रख सकते हैं, जूसेस वगैरह रख सकते हैं, सॉसेस रख सकते हैं। ये सारी चीजें आप फ्रिज के डोर में रखिए।
सो दैट इज अबाउट द फ्रिज। प्लीज मेक श्योर कि आप फ्रिज का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी समझिए कि अगर आप फ्रिज को सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते तो फ्रिज भी खराब होने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर आप सही खाने को सही तरीके से नहीं रख रहे हैं, फ्रिज को ओवर स्टफ कर रहे हैं, तो आपका फ्रिज खराब हो जाएगा। सो अगेन जो मॉनिटरी एस्पेक्ट है वो आपको आगे देखना पड़ेगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी खाना आप बाजार से खरीद के ला रहे हैं वो पहले अंदर अगर रखा है तो वो पहले बाहर निकलना चाहिए। ये आदत डालिए जब भी स्टोरेज कर रहे हैं। कई बार हम करते हैं कि महीने का किराना लेके आ गए, फिर हमको ध्यान में आता है अरे पुराना तो ये रखा हुआ है, वो पुराना डब्बा पीछे रह जाता है और नया वाला यूज हो जाता है। डू नॉट डू दैट। अगर आप फूड वेस्टेज नहीं करना चाहते, फूड स्पॉइलेज नहीं करना चाहते, आपका जो पीछे रखा हुआ सामान है वो खराब हो जाएगा एंड फिर आप उसको बिकॉज उसमें एक्सपायरी भी आ जाएगी, आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मंत्र हमेशा याद रखिए। जो भी सामान पहले घर में आएगा या पहले पकेगा वो पहले यूज हो जाना चाहिए विद इन इट्स टाइम पीरियड। जो एक्सपायरी अगर पैकेज फूड है तो उसमें तो बहुत क्लियरली एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। आप ये मत करिए कि मसाले हैं ना क्या खराब हो जाएंगे, मत करिए। जो एक्सपायरी डेट लिखी है वो कुछ सोच के लिखी गई है, उसको फॉलो करिए। अगर एक्सपायरी डेट उसकी जा चुकी है या जस्ट आप उसी पे हैं तो मत उस खाने को यूज करिए। देन वी कम टू अनदर थिंग जहां पे हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, थ्रोइंग फूड। आजकल फ्रीजर आने की वजह से सभी फ्रोजन फूड्स बहुत यूज करने लगे। अब आजकल तो ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं कि आप बाजार से रेडीमेड टिक्की ले आओ, रेडीमेड फ्रेंच फ्राइज ले आओ, रेडीमेड कुछ तो भी आता है। मतलब हर बार बाजार जाओ तो आपको कुछ एक नया आइटम मिलता है जो फ्रोजन रहता है। तो उसको यूज कैसे करना है? नॉर्मली क्या करते हैं हम? नॉर्मली हम उसको निकाल के बाहर रख देते हैं। मत करिए ऐसा, ये गलत तरीका है, इससे आपका खाना खराब हो जाएगा। जो भी खाना आपको यूज करना है अगर फ्रीजर में रखा हुआ है तो उसको निकाल के फ्रिज में रखिए। अगर कल सुबह आपको पीस बनाने हैं तो आज रात को निकाल के जितना चाहिए उतना ही फ्रिज में रखिए। तो वो फ्रिज के टेम्परेचर की वजह से वो खाना आपका थॉ हो जाएगा, मतलब उसमें का जो बर्फ है वो पिघल जाएगा और आपका खाना यूजेबल हो जाएगा। कभी भी इस तरीके से मत करिए कि इमीडिएटली निकाल कर आपने गर्म पानी में रख दिया, मत करिए वैसा, खराब हो जाएगा आपका खाना। या ये तो कभी भी मत करिए कि एक बड़ा सा 1 किलो का पैकेट ले आए, उसको पूरा थॉ कर लिया, उसमें से आधा यूज किया, बाकी का वापस फ्रीजर में डाल दिया। वो आपका खाना सेफ नहीं है। जितना यूज करना है उतना ही यूज करिए। माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं अगर आप इमीडिएट यूज करना चाहते हैं, लेकिन बाहर तो बिल्कुल भी मत रखिए। निकाल के 2 घंटा बाहर पैकेट रख दिया, वो मत करिए, दैट इज नॉट सेफ। देन अगेन रीहीटिंग लेफ्टओवर्स, ये भी एक ऐसी चीज है जिसकी में हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसा मैंने कहा कि फ्रिज में से निकाला इमीडिएटली खा लिया, कौन गर्म करेगा? मत ऐसा करिए, बार बार खाना गर्म मत करिए। जितना चाहिए उतना निकालिए और उतना ही गर्म करिए। सो डू नॉट हीट लेफ्टओवर्स रिपीटेडली, हीट ओनली द अमाउंट टू बी यूज्ड, कीप द रेस्ट इन फ्रिज। सूप्स एंड ग्रेवीज शुड बी ब्रॉट टू अ बॉयल व्हाइल रीहीटिंग। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, बच्चे बहुत गरम गरम नहीं खाना चाहते तो थोड़ा सा वार्म कर लो, हो गया। स्पेशली गाजर के हलवे के साथ तो ये हम बहुत करते हैं। बना लेते हैं 1 किलो का 2 किलो का, फ्रिज में रख देते हैं, फिर हल्का सा गर्म करके खा लेते हैं। मत करिए वैसा। बॉईल लाना जरूरी है। जहां अगर कोई भी लिक्विड वाला सामान है तो उसको बॉईल लाना जरूरी है। अगर आप माइक्रोवेव में गर्म कर रहे हैं तो सिर्फ माइक्रोवेव सेफ यूटेंसिल्स यूज करिए। जैसा मैंने कहा, प्लास्टिक मत यूज करिए। और अगर आप गैस पे गर्म कर रहे हैं या इवन माइक्रोवेव में गर्म कर रहे हैं तो खाने को हिलाते रहिए जब भी आप गर्म कर रहे हैं, ताकि वो इवनली उसको हीट मिले और उसमें अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनप गया है तो वो हाई हीट की वजह से वो मर जाएगा। अगर आप माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, जितने भी लोगों के घरों में माइक्रोवेव होंगे वो जानते होंगे कि माइक्रोवेव में इवन हीटिंग नहीं होती है।
कुछ जगह पे एकदम गर्म हो जाता है, कुछ जगह पे एकदम ठंडा हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उसको मिक्स कर लेते हैं, फिर हमको लगता है हाँ अभी वार्म हो गया पूरा खाना, बट दैट इज नॉट राइट। आपको अगर माइक्रोवेव में खाना गर्म करना है तो उसको 2-3 बार हिलाकर बार बार गर्म करिए, 30-30 सेकेंड्स के लिए उसको हिलाकर गर्म करिए, सो दैट वो कंप्लीटली वार्म हो जाए, कंप्लीटली अच्छे से गर्म हो जाए। सो फाइनली वी कम टू 5 कीज टू सेफ फूड। ये FSSAI के द्वारा दी हुई कुछ टिप्स हैं। FSSAI जो है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हमारी एक गवर्निंग बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो फूड सेफ्टी के ऊपर सारे लॉज और सारे जो काम है वो करती है। बहुत सारे एक्ट्स हैं, बहुत सारे काम है जिसके बारे में मैं आपको कल थोड़े और भी इंफॉर्मेशन दूंगी। जब हम इस टॉपिक के करियर पाथ्स के बारे में बात करेंगे तब मैं आपको FSSAI के बारे में काफी कुछ बताऊंगी। सो इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें बहुत सिंपल है, सब हमको पता है, लेकिन हम बहुत जगह पे शॉर्टकट्स करते हैं। क्लीन रखिए, अपने आप को क्लीन रखिए, अपने आसपास को क्लीन रखिए, अपने किचन को क्लीन रखिए, हाथ धोते रहिए, चाहे कुछ भी काम आप खाने से रिलेटेड कर रहे हैं। और प्लीज ये मत करिए कि आपने एक बोल में पानी भर लिया और आप उसी में हाथ धो रहे हैं। खुले पानी में हाथ धोते रहिए हर खाने को छूने से पहले। सब्जी काटी है और फिर वही सब्जी से हमने वही हाथ से फिर हमने पकी हुई दाल को हाथ लगाया, डोंट डू दैट। आप कंटेमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। हर काम जो आप करते हैं खाना बनाने के समय पे, उस समय हाथ आपको धोना है। अगर सब्जी काटी है तो सब्जी काट कर हाथ धोइए, फिर सब्जी बघारिए। अगर आपने दाल को छोंक लगाया है तो आपने, कई बार हम जो मसाले के डिब्बे में से हम राई जीरा यूं ही हाथ में लेकर बघार में डाल देते हैं और फिर उसी हाथ से फिर हम रोटी का आटा लगाते हैं। सो वो राई जीरा आपका कितने दिन से रखा हुआ है, उसको तो आप धोते नहीं, उसको तो आपने गर्म तेल में डाला तो वो तो साफ हो गया, लेकिन आपके हाथ पे अगर कोई गंदगी थी जो लग गई, वो फिर आटे में गई। तो सिर्फ इतना नहीं कि खाना बनाने से पहले हाथ धो रहे हैं, खाना बनाते समय भी हर स्टेप पर हाथ धोने की आदत डालिए। और जो टॉवल है आपका, उसको भी बहुत साफ रखिए। हाथ धोने के बाद हर बार आप एक ही टॉवल से हाथ अगर पोंछते जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट पे कंटामिनेट होगा और आपके हाथ धोने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। सो अगर थोड़ा भी आपको डैम्पनेस लग रही है, 3-4 बार आपने अगर हाथ पोंछ लिए तो उस टॉवल को अलग कर दीजिए और दूसरा टॉवल यूज करिए। ओके, देन सेपरेट रॉ एंड कुक्ड फूड। कभी भी पका हुआ और कच्चा खाना साथ में मत रखिए। इसमें फ्रिज का भी कॉन्सेप्ट आता है कि जहां पर हम कई बार ये गलती करते हैं कि पके हुए खाने को खुला फ्रिज में रख देते हैं, उसी फ्रिज में जहां पर हमारी कच्ची सब्जियां रखी हुई हैं, कच्चे अंडे रखे हुए हैं। तो ये समझिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हवा से भी फैलते हैं, जैसे हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी सब्जी से जो हवा फ्रिज के अंदर गोल गोल घूम रही है, उसमें से एक बैक्टीरिया उड़ के आपके पके हुए खाने पे आके गिरे? बिल्कुल पॉसिबल है। सो हमेशा कच्चे और पके हुए खाने को सेपरेटली रखें। इवन जब आप कुक कर रहे हैं तब भी उसको सेपरेट रखें। कुक थॉरोली। कच्चा पक्का खाने की आदत मत रखिए, अच्छे से कुक करिए ताकि जितने उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर है तो वो मर जाए। मतलब जितना हीट उसको लगता है उतने हीट पे प्रॉपरली कुक करिए, स्पेशली नॉनवेज। उसको कुक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कीप फूड एट सेफ टेम्परेचर, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। एंड देन डेफिनेटली यूज सेफ वाटर एंड सेफ मटेरियल। आप हाथ धोते चले जा रहे हैं लेकिन आपके नल का पानी ही साफ नहीं, आपने सब्जियां धोई हैं लेकिन पानी जो आया है वो ही गंदा है, तो क्या फायदा हुआ ना। सो यूज सेफ वाटर एंड रॉ मटेरियल। जैसा मैंने आपको कहा कि अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि खाना आपका खराब हो गया है तो उसको डिस्पोज ऑफ करिए। सो दीज आर द 5 keys टू सेफ फूड। एंड फाइनली वी कम टू फूड वेस्टेज।
मैम मैं ये वीडियो दिखाती हूँ, इसमें सिर्फ नीचे कैप्शंस हैं। सो मतलब इसमें म्यूजिक है और कैप्शंस है, तो बच्चे पढ़ लेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अ बिट अबाउट इट एंड देन आई विल बी डन। ओके मैम। ओके। सो लास्ट जो मैंने वीडियो दिखाया, इट वाज अबाउट फूड वेस्टिंग। फूड वेस्टेज एक बहुत दुखद और एक बहुत रियल चीज है जो हमारे देश में बहुत ज्यादा व्यापक है। हम बहुत ज्यादा फूडी लोग हैं और हम बहुत सारा खाना बनाते हैं और हम उतना ही खाना वेस्ट करते हैं। जब भी कभी आप अपनी प्लेट में एक दाना भी छोड़ते हैं, याद रखिए उसके पीछे कितने लाखों बच्चे हैं जिनको वो एक दाना भी नसीब नहीं होता। सो अगर हम हमारे खाने का सही तरीके से ध्यान रखेंगे, उसकी स्टोरेज का सही तरीके से ध्यान रखेंगे, जो खाना इवन स्पॉइलेज की वजह से वेस्ट हो रहा है वो भी शायद किसी और के पेट में जाएगा। अगर हम उसको संभाल के रखते तो वो किसी और के पेट में जाता और हमारे लिए किसी और को फायदा करता। सो आई वुड लाइक टू एंड माय टॉक विथ दिस नोट कि आप सभी इस चीज का ध्यान रखें। जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सभी बहुत संपन्न परिवारों से आते हैं। आप सभी मोबाइल लैपटॉप पे मुझे दिख रहे हैं, इसका मतलब कि आप मोबाइल और लैपटॉप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप अच्छा खाना भी अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन उनका क्या जिनको एक टाइम का भी नहीं मिलता, उतना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियर। सो लेट्स प्लेज टुडे कि हम फूड वेस्टेज को कम करेंगे, उतना ही यूज करेंगे जितना कि हमारे पेट में जगह है। और जैसा आयुर्वेद ने भी कहा है कि पूरा पेट भी नहीं खाना चाहिए। हम तो ओवर ईटिंग करते हैं, मतलब अगर 2 रोटी की भूख है तो हम 4 रोटी खा लेते हैं। आयुर्वेद तो कहता है कि 1.5 खाइए। तो जितना आपके पेट में जा सकता है उतना ही अपनी थाली में लीजिए, और हो सके तो जिसको नहीं मिलता उसको खिलाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैडम, जितना चाहिए उतना ही भोजन लेना चाहिए। काफी वेस्ट होता है भोजन, भोजन की कीमत करिए। काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको 2 समय का भोजन नहीं मिलता, काफी परिवार ऐसे हैं। बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से समझाया मैडम, पुनः आपका धन्यवाद। बहुत सरल तरीके से आपने भोजन को कैसे सुरक्षित रखना है, उसे खराब होने से कैसे बचाना है, इसके तरीके आपने बहुत अच्छे से बताए। अन्न संग्रह की पद्धति आपने बहुत अच्छे से बताई। आपका पुनः धन्यवाद देती हूँ मैडम आपको। सीपीएन बेरार कॉलेज के प्राचार्य सम्मानीय डॉक्टर वाराहते सर, दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्रद्धा अनिल कुमार मैडम, नबीरा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार सर, इनको भी धन्यवाद देती हूँ। इन्होंने इस कार्यशाला के आयोजन की हमें अनुमति दी। इस कार्यशाला के अन्य वक्ता डॉक्टर वैशाली धनविजय मैडम, डॉक्टर साधना कराडे मैडम,
डॉक्टर गोकुला भालेराव मैडम, डॉक्टर अश्विनी मिश्रा मैडम, इन सभी का धन्यवाद है। इनको भी पुनः धन्यवाद देती हूँ। आप सब हमारे साथ जुड़े हैं। प्राध्यापक प्रेरणा रत्न पारखी मैडम, डॉक्टर दमयंती घागरगुंडे मैडम, इनको धन्यवाद देती हूँ। इनके सहकार्य के बिना यह कार्यशाला संभव नहीं थी। और मेरी प्यारी सभी प्यारी प्यारी छात्राएं जो बड़ी संख्या में उपस्थित है, उनका मैं अभिनंदन करती हूँ। उपस्थित सभी प्राध्यापक वर्ग, टीचिंग नॉन टीचिंग, सभी को धन्यवाद देकर कार्यशाला का समापन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।